तो जिस वीडियो का आपको बेसब्री से इंतजार था, तो विशाल सर वो वीडियो लेके आ चुके हैं। आज आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, पेपर पैटर्न के रिलेटेड, सिलेबस डिस्कशन के रिलेटेड, सारी चीजें हम इसमें आज डिस्कस करेंगे बच्चा पार्टी। बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, बेसब्री से जिसका आपको इंतजार था वो वीडियो लेके विशाल सर आ चुके हैं। तो शुरू करते हैं बच्चों कि क्या क्या हमारे सिलेबस में है और क्या ये 15% का खेल क्या है वो भी थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। करते हैं बच्चों शुरू। तो देखो बच्चा पार्टी, इसमें सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी क्लास 12th की केमिस्ट्री में सर टोटल चैप्टर्स कितने हैं। बेटा एग्जाम आने वाले हैं और अभी भी बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है कि हमारे पास टोटल चैप्टर्स कितने हैं। तो बच्चों सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जो क्लास 12th के चैप्टर्स होते हैं वो सिर्फ 10 चैप्टर हमारे पास होते हैं। इसमें पहला चैप्टर जो रहता है वो होता है बच्चों सॉल्यूशन चैप्टर, वो 7 मार्क्स का रहता है। दूसरा चैप्टर हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है जो 9 मार्क्स का रहता है बच्चा, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है हाईएस्ट वेटेज वाला चैप्टर है हमारी पूरे क्लास 12th की केमिस्ट्री का। तीसरा क्या है बेटा, केमिकल काइनेटिक्स जो 7 मार्क्स का है। चौथा हमारे पास डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स है, ये भी 7 मार्क्स का है। और पांचवा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है, ये भी 7 मार्क्स का है। बच्चों इसमें से जो हमारे पास ये 3 चैप्टर्स हैं ये हमारे पास आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, और ये दो चैप्टर हैं ये हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं। और हमारे क्लास 12 की जो बाकी के 5 चैप्टर्स हैं, वो बाकी के जो 5 चैप्टर्स होते हैं वो हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं। मैं बार बार ये कहता हूं, अगर क्लास 11th की ऑर्गेनिक में कबाड़ा हो रखा है तो क्लास 12th में भी कबाड़ा होगा। इसलिए बच्चा पार्टी जब जब आप क्लास 12th की ऑर्गेनिक शुरू करो तो सबसे पहले क्लास 11th की ऑर्गेनिक आपको क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद देखो सर जी, जो चैप्टर नंबर 6 है वो कौन सा है, वो है बच्चों हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स जो 6 मार्क्स का है। चैप्टर नंबर 7 है अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स जो 6 मार्क्स का है। उसके बाद चैप्टर नंबर जो हमारे पास 8 है वो एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, वो 8 मार्क्स का हमारे पास चैप्टर है। बहुत ही बढ़िया। और उसके बाद सेकंड लास्ट चैप्टर जो हमारे पास है वो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, वो भी हमारे पास क्या है सर जी, 6 मार्क्स का हमारे पास ये चैप्टर है। उसके बाद बेटा जो 10th चैप्टर है वो है बायोमोलिक्यूल्स, वो 7 मार्क्स का है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब टोटल मार्क्स को ऐड करोगे तो यहां से 70 मार्क्स आपके आ जाएंगे। लेकिन सर हमारे पास टोटल मार्क्स तो 100 होते हैं, तो 70 तो 30 कहां चले गए सर, 30 कहां चले गए ये भी तो हमें बताओ। तो ये भी आपको बताते हैं कि वो 30 कहां से आते हैं बेटा, वो देखना। ये 70 की जो मैं बात कर रहा हूं ये थ्योरी की बात कर रहा हूं, लेकिन आपको तो पता है यार, आप तो मेडिकल वाले हो, आपको तो 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल भी होता है। तो देखो बच्चा वो 30 कहां से आते हैं। ये आ गई हमारी टोटल केमिस्ट्री। केमिस्ट्री जो टोटल कितने मार्क्स की होती है सर, वो होती है 100 मार्क्स की केमिस्ट्री। अच्छा सर जी, 100 में से थ्योरी होती है बच्चों कितना, 70 मार्क्स की, और जो प्रैक्टिकल होते हैं हमारे पास वो 30 मार्क्स के होते हैं। बहुत ही बढ़िया। और थ्योरी का जो पेपर होता है बेटा वो 3 घंटे का वो पेपर हमारे पास होता है। बहुत ही बढ़िया। इसमें से प्रैक्टिकल की भी अगर हम बात करें तो इस प्रैक्टिकल में से भी बच्चों 10 मार्क्स जो होते हैं वो इंटरनल होते हैं। इंटरनल का मतलब क्या है, इंटरनल का मतलब यह है कि ये स्कूल वाले आपको देते हैं, स्कूल वाले आपको देते हैं। तो स्कूल के मास्टर से बना के रखना भाई, वो आपको 10 मार्क्स देने वाला है बच्चा, तो उससे बना के रखना। और यूजुअली जो स्कूल वाले हैं ज्यादा कंजूसी नहीं करते हैं, क्योंकि ज्यादा कंजूसी करेंगे तो अपना ही रिजल्ट बिगड़ता है। तो यूजुअली 9-10 नंबर वो दे ही देते हैं। बाज़ाता आपने कोई स्कूल में ज्यादा ही बड़ा कांड ना किया हो तो ही कम नंबर देंगे, वरना आपको 9-10 मार्क्स तो दे ही देंगे स्कूल वाले। उसके बाद बच्चा जो बचे कुचे जो हमारे आपके 20 मार्क्स होते हैं वो होता है बेटा आपका एक्सटर्नल प्रैक्टिकल, जो बेटा आपका क्या होता है, एक्सटर्नल होता है। और चिंता करने की बात नहीं है, एक्सटर्नल आपका कितना भी खराब गया हो, आपके बेटा 12 से लेकर 20 मार्क्स वो दे ही देता है। ज्यादा अच्छा बच्चा होगा तो 20 नंबर भी आ सकते हैं, 19 भी दे सकता है। ठीक है, तो ये भी ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है बच्चा। ओके ठीक है सर जी, ये बात सर क्लियर होगी। अब इसकी बात करो सर, ये थ्योरी का जो एग्जाम हम देने जा रहे हैं ये 70 मार्क्स किस किस तरीके से हमारे पास पेपर में आते हैं वो बताओ सर। तो ये बताता हूं बेटा, 70 मार्क्स किस तरीके से आपके सामने वो पेपर में रखता है वो भी आपके मैं बताता हूं। तो ये देखो, आपका जो 70 मार्क्स है बेटा इस तरीके से कुछ पेपर में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि 70 मार्क्स में से हमारे पास 4 सेक्शन थ्योरी के पेपर में पूछता है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी,
चार हमारे पास सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन जो आपके पेपर में आता है वो होता है बेटा कौन सा वाला, वो होता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस वाला सेक्शन होता है, या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसको हम कहते हैं। इसमें हमारे पास कितने आते हैं सर, इसमें हमारे बेटा हमारे पास 10 क्वेश्चन आते हैं और 1 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। सर 10 मार्क्स यहां से होते हैं, एक नंबर का एक सवाल होता है तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 10, तो यहां से 10 एमसीक्यू हमने करने होते हैं सर जी, और हर एमसीक्यू जो होता है 1 मार्क्स का होता है। उसके बाद हमारे पास आते हैं कौन से, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और वो हमारे पास हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। अगर हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, हमारे पास 18 मार्क्स का होता है, और 9 क्वेश्चन यहां से आते हैं। 9 क्वेश्चन जो है हमारे पास 2 मार्क्स के आते हैं सर जी, बहुत ही बढ़िया। और उसमें खुद लिखा है इसने, बार बार आप पूछते हो सर जी 2 मार्क्स का सवाल कितना हमने लिखना है, इसने खुद लिखा है 2 मार्क्स ईच टू बी आंसर्ड इन 20 to 30 वर्ड्स। 20 to 30 वर्ड्स में आपने इसका आंसर लिखना होता है, बहुत ही बढ़िया। ठीक है सर, कितने सर 2 मार्क्स के 9 क्वेश्चन और सर जी 1 मार्क्स के 10 क्वेश्चन। उसके बाद जो हमारे पास सेक्शन सी होता है वो होता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सर, और शॉर्ट आंसर टाइप में हमारे पास कितने आते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप में हमारे पास फिर से 9 क्वेश्चन आते हैं, और हर क्वेश्चन जो होता है 3 मार्क्स का हमारे पास होता है। और इसने खुद लिखा है जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है वो बच्चा आपने कितना लिखना होता है, वो 100 से लेकर 150 वर्ड्स का आपने लिखना होता है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद हमारे पास सेक्शन डी जो है, सेक्शन डी जो है सर हमारे पास वो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में बच्चा आपको जो 3 सवाल आते हैं, और हर सवाल जो होता है वो 5 मार्क्स का हमारे पास होता है, तो 15 मार्क्स जो होते हैं हमारे पास लॉन्ग आंसर से हमारे पास आते हैं, बहुत ही बढ़िया। और इसने यहां से फिर से खुद लिखा है कि 150 to 200 वर्ड्स का आपने ये आंसर लिखना होता है, बहुत ही बढ़िया। तो आप प्लस करो बेटा, टोटल प्लस करोगे 10 + 18 + 27 + 15, 70 मार्क्स आपके हो जाएंगे। 4 सेक्शन है। पहला वाला कौन सा सर जी, पहला वाला हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, फिर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, फिर शॉर्ट आंसर टाइप, फिर लॉन्ग आंसर टाइप। बहुत अच्छा पेपर पैटर्न उसने रखा है, मुझे तो बहुत पसंद आता है बेटा। ठीक है, उसके बाद आप सिलेबस में चेक करोगे, उसने कोने पे ये भी लिखा होता है द पेपर सेटर शैल इनकॉर्पोरेट हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, मतलब हॉट्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो भी वो डाल सकता है, अपार्ट फ्रॉम द नॉलेज मेमोरी एंड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। तो उसके अलावा ये वाले सवाल भी वो डाल सकता है, उसने वो क्लियरली मेंशन किया है। ओके सर जी, बात होती सर पेपर पैटर्न का मामला भी खत्म होता है। अब सर मुझे ये बताओ सर, आपने कहा कि 70 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आएगा सर जी, लेकिन हमारे पास तो 15% रिलैक्सेशन भी है। अगर 15% रिलैक्सेशन है बेटा, तो ये भी आपको बता देता हूं, आपने 70 आउट ऑफ 70 जो है, आउट ऑफ 70 आपने जो है बेटा ओनली 60 मार्क्स का ही अटेम्प्ट करना है। आप 10 मार्क्स बेटा छोड़ सकते हो, आपने सिर्फ 60 मार्क्स का ही अटेम्प्ट करना है, ये सबसे पहले ख्याल रखना। 60 मार्क्स आपके 70 के बराबर ही माने जाएंगे, मतलब 10 तो आपके पास ओपन चॉइस है बेटा। ठीक है, ओके, बहुत ही बढ़िया। और फर्स्ट 60 कोशिश करना बेटा वही अकॉर्डिंग टू मी वो इनकॉर्पोरेट इसमें होंगे, वो इंक्लूड इसमें होंगे। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। मतलब सर जी 70 में से हमने सिर्फ 60 मार्क्स का करना है, और 60 मार्क्स अगर मैं कर लेता हूं तो समझना आपके पूरे नंबर आ सकते हैं। बाकी हो सकता है बच्चा कि जब वो पेपर आपके सामने आएगा उसमें भी कुछ स्पेसिफिक चीजें वो लिखेगा, क्योंकि बच्चे बहुत पूछ रहे थे एमसीक्यू का क्या करना है, तो हो सकता है जब पेपर आपके सामने होगा वहां भी कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन वो आपको दे सकता है। ठीक है, वरना अगर जो 15% रिलैक्सेशन है 60 मार्क्स का आप करोगे तो वो बच्चा वो बन जाता है कितना, वो आपका पूरा 70 का पेपर बन जाता है। ठीक है, ओके, मतलब आपने कितना करना है, आपने 60 मार्क्स का करना है। 10 मार्क्स आप ओपन कोई भी कर सकते हो। ठीक है बेटा, वो छोड़ सकते हो। अच्छा, उसके बाद अब मैं हर एक चैप्टर का सिलेबस डिस्कस करता हूं, क्या क्या हमारे सिलेबस में और क्या क्या हमें करना चाहिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी यहां से आपको मैं बोल देता हूं। बता, सबसे पहला चैप्टर जो है वो है हमारे पास सॉल्यूशंस। बिल्कुल सर जी, सॉल्यूशंस कितने मार्क्स का है सर, सॉल्यूशंस हमारे पास 7 मार्क्स का है। और यहां से बच्चा देखो हमारे पास सर 3 जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं 5 मार्क्स के। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बच्चा पार्टी ये ख्याल रखना, 3 में से यूजुअली एक क्वेश्चन जो होता है वो यहां से होता है,
यूजुअली एक क्वेश्चन जो होता है वो सॉल्यूशन से होता है, और वो क्वेश्चन कहां से आता है वो भी बच्चा आपको बता देता हूं। वो क्वेश्चन आता है बेटा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से। वो सवाल मतलब मोस्टली इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से आता है। जो कौन सी आ गई सर? वो आ गई रिलेटिव लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आ गया सर जी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आ गया बच्चा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आ गया, ऑस्मोटिक प्रेशर। चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से यहां से यूजुअली वो सवाल पूछता है। तो ये तो आपने करना ही करना है। उसके बाद बच्चा कोई दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक आप पूछोगे तो रोल्स लॉ हो गया, हेनरीज लॉ यहां लिखा नहीं है, हेनरीज लॉ इस टॉपिक में आता है सोलिबिलिटी ऑफ गैसेस में, वो भी बेटा आपने करना है। उसके बाद बच्चा एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास और वांटा फैक्टर छोटा मोटा टॉपिक है, वो भी देख के जाना। मोस्टली यहीं से आपको सवाल देखने को मिलेगा। तीन चार टॉपिक मैंने बता दिए, हेनरीज लॉ, रोल्स लॉ, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, यहां से आपको सवाल देखने को मिलता है। और एक नंबर का सवाल आता है कहां से? वॉन्ट हॉफ फैक्टर से बेटा सवाल आता है, वो आपको पता ही है। वो क्या सवाल आता है वो मैं डिटेल में करवा चुका हूं आपको, ठीक है। अच्छा, पहला चैप्टर। दूसरा चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यहां से भी 5 मार्क्स का सवाल आता ही आता है, क्योंकि सर जी ये 9 मार्क्स का है, तो यहां से तो क्वेश्चन आता ही आता है 5 मार्क्स का। और वो जो मोस्ट प्रोबेबल सवाल आता है बेटा वो आता है यहां से। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मुझे अगर पूछोगे आप किसमें, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, वो है कोलराश लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। बेटा कोलराश लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। हालांकि इस बार यहां से सवाल आने का चांस बहुत कम है, कि कंटिन्यू पिछले 2 साल से यहीं से बेटा उसने क्वेश्चन पूछा है। तो इस बार हो सकता है यहां सवाल आए भी नहीं भी आए, चांसेस कम है। क्यों? कंटिन्यू पिछले 2 साल से यहां से सवाल आया है। उसके बाद बेटा और आपको मैं और कोई कुछ बात बताना चाहता हूं, वो क्या है सर? सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है? तो ये यही वाला है बेटा, वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन। ठीक है बेटा, या डायल्यूशन हम पढ़ते हैं जब पढ़ते हैं। तो उसके बाद आपने क्या पढ़ना है? गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को पढ़ लेना। ये इलेक्ट्रोलिसिस जो होता है बेटा, ये भी यहां से बेटा सवाल मोस्टली आता है। और लास्ट टाइम यहां से सवाल आया था, कहां से? कोरोजन से। 5 मार्क्स का सवाल बेटा लास्ट टाइम यहां से आया था। तो सेल्स हो गए और कोलराश लॉ हो गया, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हो गया, और वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन। मोस्टली यहां से ही सवाल पूछता है। हालांकि इसके अलावा बेटा H2O2 सेल होता है, नर्स इक्वेशन बहुत कम पूछता है बेटा। और हाँ, वही लेड स्टोरेज बैटरी से कभी भी सवाल पूछता है। तो लेकिन मोस्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैंने सर्कल कर दिए हैं, ये यहां से ज्यादा सवाल पूछता है, ठीक है। ओके सर जी, दूसरा चैप्टर भी हमारे पास हो गया। तीसरा कौन सा है? तीसरा हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स है। केमिकल काइनेटिक्स जो है हमारे पास वो 7 मार्क्स का, यहां से यूजुअली 5 मार्क्स में सवाल नहीं आता है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होता है बेटा वो होता है कौन सा? वो होता है इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन ऑफ जीरो इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और इन इट्स डेरिवेशन और हाफ लाइफ पीरियड। ये दो एक ही टॉपिक है, अलग अलग दिख रहा है आपको, लेकिन एक ही टॉपिक में हम इनको पढ़ते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स में, ठीक है। और यहां से बेटा लॉन्ग या 3 नंबर का सवाल 2-3 साल से नहीं आ रहा है, हो सकता है यहां से एक बार इस बार 3 नंबर का सवाल आ जाए, ठीक है। ओके, उसके बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर आप मुझे पूछोगे तो बेटा वो एक तो सिंपल रेट ऑफ रिएक्शन से सीधा बेटा यहां से सवाल पूछता है, रेट लॉ से सवाल पूछता है। और बेटा हो सकता है आपको कहां से? अर्हीनियस इक्वेशन भी बहुत देर से नहीं आई है। अर्हीनियस इक्वेशन बच्चा बहुत देर से नहीं आई है, यहां से भी सवाल इस बार आने के चांस हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। चैप्टर नंबर हम अपना चौथा चलते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में घुसते हैं, वो है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है? वो है बच्चा पार्टी हमारे पास लैंथेनाइड कंटरैक्शन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। पिछले 2 साल से यहां से सवाल नहीं आया है, इस बार यहां से आने के चांस बहुत ज्यादा है बेटा, देख लेना। ये मुझे तो लगता है कि इस बार यहां से सवाल आएगा ही आएगा, लैंथेनाइड कंट्रैक्शन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। उसके बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे अगर पूछोगे आप तो वो है बेटा हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कौन सा? डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है उसमें भी 3D की ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, कॉपर क्रोमियम की बार बार वो पूछता है। छोटी मोटी प्रॉपर्टीज हैं इसमें बेटा, कौन सी हो? सब ऑक्सीजन स्टेट हो गया, हाँ यहां से भी सवाल आता है, ऑक्सीजन स्टेट हो गया बेटा। फिर आयनिक रेडिया, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, एलॉय फॉर्मेशन होता है, कलर कॉम्प्लेक्स होता है, यहां से भी सवाल पूछता है, ठीक है। लेकिन थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे पूछोगे तो वो है बेटा हमारे पास कौन सा? K2Cr2 और KMnO4। यहां से भी तकरीबन हर साल सवाल पूछता है। तो ये 4-5 टॉपिक मैंने यहां भी सर्कल कर दिए, यहां से भी सवाल आने के चांस ज्यादा रहते हैं बेटा, ठीक है। उसके बाद क्या है? हम चलते हैं अपने चैप्टर नंबर 5वें पे। चैप्टर नंबर 5वां है हमारे पास कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री।
इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे अगर पूछोगे तो वो है बच्चा हमारे पास आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल यहां से कहीं ना कहीं वो सवाल पूछता है 2 नंबर में 3 नंबर में सवाल पूछता है बच्चा पढ़े, ठीक है। ओके, उसके बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर मुझे आप पूछोगे तो उसमें बेटा ये है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, और ये जो आइसोमरिज्म है, कौन सा, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, और ये आइसोमरिज्म वाला पार्ट है, स्ट्रक्चरल भी हो गया और स्टीरियो आइसोमरिज्म भी हो गया। यहां से बेटा हमारे पास सवाल आने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं, ठीक है। उसके बाद हाँ, तो यही बेटा यहां से, और यहां से एक और टॉपिक होता है, वो होता है डिफरेंस बिटवीन डबल साल्ट और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, बेटा वो भी वहां से सवाल आने के चांस रहते हैं। और लीगेंट्स वाला जो रहता है, लीगेंट्स, वो भी बेटा वहां सवाल आता है। यहाँ लिखा नहीं है लीगेंट्स, लेकिन वो कहाँ पे आता है, हाँ लिखा तो है बेटा, ये लीगेंट्स से भी मोस्टली सवाल पूछता है, मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट या ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ से पूछता है। तो बेसिक टर्म्स का जो है इसकी, वो तो बेटा हमने देख के जानी ही पड़ती है। बेसिक टर्म्स नहीं पढ़ोगे तो बेटा आप आईयूपीएससी पढ़ ही नहीं सकते हो, ठीक है। हाँ बेटा, तो ये मैंने बता दिया इंपॉर्टेंट टॉपिक्स किसके, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसके बाद सर जी अब हम घुस रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही बच्चों को तंग करती है क्योंकि बहुत सारी इसमें केमिकल रिएक्शंस होती हैं। इसमें बेटा अगर कुछ नहीं पढ़ा है तो बेटा देखो, कुछ नहीं पढ़ा तो आपको केमिकल प्रॉपर्टीज और मेथड ऑफ प्रिपरेशन तो पढ़ के जाना ही पड़ेगा, वहां से ही मोस्टली चांस रहते हैं पेपर में सवाल आता है। हेलो एल्केन्स और हेलो अरीन्स का ये मामला, ये है इस बेटा सबसे बड़ा सिलेबस। लेकिन बेटा यहाँ जो टॉपिक मैं आपको बोलूंगा वो टॉपिक आपको दिखेंगे नहीं, टॉपिक सिलेबस में नहीं दिखेंगे लेकिन बुक में वो होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलने जा रहा हूं कि भाई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस SN1 और SN2 रिएक्शन करके जाना ही जाना, हर साल वहां से कोई सवाल आता है। वो कहां आता है, वो आता है बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज में। कहां आता है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स हेलो अरीन्स में, यहां से मेरे प्यारे बच्चों सवाल आता है। तो बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज तो करनी ही करनी है हमने, ठीक है। उसके बाद क्या है, हेलो एरीन्स में भी पूछा डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ हैलोजेंस फ्रॉम मोनो। ये भी बेटा हम क्या कहाँ पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं बेटा हम कहाँ पे, बिल्कुल बेटा हम यहाँ पढ़ते हैं किसमें, रेजोनेंस वाले पार्ट में पढ़ते हैं इसको, ठीक है। और इसमें बेटा मैं फिर से बोलना चाहूंगा सबस्टिट्यूशन रिएक्शन, सबस्टिट्यूशन रिएक्शन, हाँ बेटा वो तो हमने करनी होती है। इसमें मोस्टली इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन जो हमने पढ़नी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद यहां से कभी कभी सवाल आता है, कहां से, यूजेस एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ डाइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन, एक ट्राइक्लोरोमीथेन भी होता है, यहाँ मेंशन नहीं है, डाइक्लोरो, ट्राइक्लोरो, टेट्राक्लोरो, आइडोफॉर्म, फ्रियोन, डीडीटी, ये सारी आपकी बुक में है। ट्राइक्लोरोमीथेन भी होता है, ये मिस हो गया है बेटा, ठीक है, वो भी बेटा आपने पढ़ना है। बाकी बाकी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो यही है। यहां से मोस्टली सवाल कहां से आता है, वो आता है बेटा SN1 SN2 रिएक्शन से मोस्टली सवाल आता है बेटा, ठीक है। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूं, यह आपने क्या केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों की पढ़ के जानी है, इनका मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन भी पढ़ के जाना। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन बेटा वो भी सिलेबस में है, यहाँ पे शायद लिखा नहीं, लेकिन वो भी बेटा क्या सिलेबस में होता है। अगर नहीं भी मेंशन किया है यहाँ पे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, लेकिन तब भी पढ़ के जाना, क्योंकि वो सवाल बेटा वहां से पूछता है, क्योंकि मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कम से कम, ठीक है। ओके, उसके बाद अल्कोहल्स, फिनोल्स और ईथर। अल्कोहल, फिनोल्स और ईथर में भी बेटा मैं फिर से बोल रहा हूं, जो मैं भूलूंगा वो यहां बोर्ड पे आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि वो टॉपिक कौन से होते हैं, वो यही होते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस, और फिजिकल नहीं पढ़ोगे तो केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो हमने पढ़नी ही पढ़नी होती हैं, ठीक है। ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स, मेथड्स ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ये सारा केमिकल प्रॉपर्टीज में ही आता है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं अल्कोहल्स में बेटा, ये आपको पता है सर, हम क्या करते हैं इसमें लुकास रिएजेंट का यूज करते हैं, जिसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी हम अल्कोहल को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा मामला बेटा मैं सर्कल ही कर रहा हूं, ये कहां आता है, वो केमिकल प्रॉपर्टीज में ही आता है, ठीक है। और यूजेस ऑफ अल्कोहल में बेटा दो हमारे पास होते हैं, मिथेनॉल, इथेनॉल, यहां से 1 नंबर का सवाल कभी कभी आता है, ठीक है। पिछली बार भी आया था, रेक्टिफाइड सेपरेट क्या होता है, वुड सेपरेट क्या होता है, 2 नंबर का सवाल यहां से आया था, ठीक है। इसमें से बोल रहा हूं, ठीक है। ओके, फिनोल्स की बेटा, फिनोल्स की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, एक तो बेटा वो क्या होता है, एक इनका एसिडिक कैरेक्टर होता है, एसिडिक कैरेक्टर होता है, और इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है बेटा ये होती है मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें से। लेकिन फिर से बोल रहा हूं, ये सारा मामला किस में आता है, केमिकल प्रॉपर्टीज में आता है। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज आपने पढ़ के ही जानी है। ईथर्स में, ईथर्स कम इंपॉर्टेंट है, ईथर्स इसमें बेटा कम इंपॉर्टेंट है। इसमें मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में आप विलियमसन सिंथेसिस पढ़ सकते हैं, वहां सवाल आने के चांस रहते हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद बच्चा जो हमारे पास कौन सा 8वां चैप्टर है, वो है एल्डिहाइड्स, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड। बच्चों मैं क्या ही बोलूं, बेहद इंपॉर्टेंट टॉप चैप्टर ही है ये, बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहां से 5 मार्क्स का सवाल आता है। कितने मार्क्स का सवाल आता है, 5 मार्क्स का सवाल यहां से आता ही आता है, आता ही आता है, हर साल यहां से 5 मार्क्स का सवाल आता है। और ये पूरे का पूरा ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें भी
क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा? तो फिर से बोल रहा हूं, जो मैं बोलने जा रहा हूं यहां पे लिखा नहीं, क्यों? वो कहां पे आता है? वो आता है केमिकल प्रॉपर्टीज में आता है। कहां आता है? केमिकल प्रॉपर्टीज एंड मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन वगैरह जो यहां पे लिखा हुआ है, यहां बेटा ये आता है। और इसमें बेटा टॉपिक आता है रिएक्टिविटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन एल्डिहाइड्स बेटा। ये है, लेकिन इसमें अल्फा हाइड्रोजन बेटा रिएक्शनें आती हैं, एल्डोल कंडेंसेशन होगी, एल्डोल कंडेंसेशन होगी, ठीक है। हालांकि मैं एक डिफरेंट वीडियो भी इसके लेके आऊंगे। टॉप 10 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो रिएक्शन है वो भी बेटा मैं लेके आऊंगा। एल्डोल आ गया बेटा, इसमें क्रॉस एल्डोल आता है, क्रॉस एल्डोल आता है, हर साल पेपर में ये चढ़ते हैं। फिर कैनिजारो आ गई, कैनिजारो से बेटा हर साल पेपर में सवाल आता है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड से जो सवाल आता है वो आता है बेटा डी कार्बोक्सिलेशन से, बेटा मोस्टली यहां से सवाल आता है। कहां से आता है? डी कार्बोक्सिलेशन से सवाल आता है। लेकिन फिर से बोल रहा हूं, क्योंकि ये मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज हमने करके ही जाना है, करके ही बेटा हमने जाना। इधर भी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज हमने करके ही जाना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद चैप्टर नंबर 9 जो है वो होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंटेनिंग नाइट्रोजन, जिसमें अमीन्स और डाई अजोनियम साल्ट ही आपकी बुक में दिया हुआ है। हमारी जो बुक है उसमें साइनाइड्स और आइसोसाइनाइड्स नहीं लिखा है बेटा, ठीक है। वो क्यों नहीं लिखा है आपको दिख रहा होगा बेटा। एक्चुअली क्यों नहीं लिखा है कि ये साइनाइड्स और आइसोसाइनाइड्स की रिएक्शन बहुत कम होती हैं और यूजुअली हम वो ऊपर नीचे कहीं ना कहीं पढ़ चुके होते हैं, तो इसने यहां पे मेंशन नहीं किया होता है बुक में वो, ठीक है। इसमें जो बेटा इंपॉर्टेंट रहता है वो ये वाला टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमीन्स, ठीक है बेटा। हिंसबर्ग रीएजेंट वगैरह वगैरह 2-3 रीएजेंट है जिसमें हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमीन्स। उसके बाद बेटा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज में बार बार कहता हूं करनी ही करनी है। केमिकल प्रॉपर्टीज में यहाँ पे इनका बेसिक नेचर आता है, जो वहां से सवाल आता ही आता है बेटा हर साल पेपर में, ठीक है, ओके। उसके बाद बेटा डाई एजोनियम साल्ट की बात करूं तो ये टॉपिक ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डाई एजोटाइजेशन। और इसमें एक और रिएक्शन आती है सैंडमेयर रिएक्शन, वो बेटा हमने करके ही जानी होती है, ठीक है, ओके। उसके बाद हमारे पास लास्ट चैप्टर कौन सा है? वो है बायो मॉलिक्यूल्स। और मेडिकल वाले बच्चों के लिए ये हलवा होता है, इन्होंने ऑलरेडी सारे का सारा पढ़ा होता है। लेकिन फिर भी इसमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से ही मोस्टली सवाल पूछा जाता है, या तो इसकी क्लासिफिकेशन पूछी होगी, या इसकी प्रिपरेशन पूछी होगी, या बेटा इसकी रिएक्शन या स्ट्रक्चर यहां से पूछता है। तो कार्बोहाइड्रेट वाला मामला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन में सिर्फ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी जो स्ट्रक्चर होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कभी कभी यहां से पूछता है, डीनेचुरेशन से कभी कभी सवाल पूछता है। और न्यूक्लिक एसिड से बेटा एमसीक्यू में एक सवाल आता है, और विटामिन में भी कभी कभी एमसीक्यू, मतलब या तो इधर से आएगा एमसीक्यू में, या तो यहां से आएगा। तो ये 1-2 टेबल है किसका? विटामिन का तो एक ही टेबल है, वो देख के जाना, वहां से 1 नंबर का सवाल आएगा, आराम से आप कर लोगे, ठीक है। दूसरा, न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर होते हैं बेटा, यहां से भी यूजुअली 1 या 2 नंबर का सवाल आता है, ठीक है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछोगे तो बेटा ज्यादातर सवाल कहां से आते हैं? ज्यादातर सवाल कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन से ही सवाल आ जाते हैं, ठीक है, ओके सर जी। तो ये रहे हमारे 10 चैप्टर, सब का सब बेटा आपको मैं डिस्कस कर चुका हूं। लास्ट पे बस इतना कहना चाहूंगा, मुझे पता है अब एग्जाम बहुत क्लोज आ रहे हैं तो बच्चों को टेंशन बहुत शुरू हो चुकी है, लेकिन बेटा इतना लास्ट पे कहना चाहूंगा कि सक्सेस इज नॉट इजी, यू हैव टू पुट योरसेल्फ ऑन फायर। बच्चा, अगर आपने किसकी तरह, हीरे की तरह चमकना है ना, तो कोयले की तरह जलना सीखना पड़ेगा। आपके सपने बहुत बड़े बड़े हैं, मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, मुझे बड़ा मोबाइल चाहिए, मुझे बड़ा घर चाहिए। अगर बेटा ये बड़ी बड़ी चीजें आपको चाहिए तो आपको मेहनत भी बड़ी करनी पड़ेगी। और एक बात आपको बता दूं, कोई 11th-12th का जो एग्जाम है कोई बड़ा एग्जाम नहीं होता है, छोटे मोटे एग्जाम है बेटा। आप थोड़ी सी भी मेहनत करोगे अच्छे मार्क्स पेपर में ला सकते हो, चिंता नहीं करो, जो आपने पढ़ा है वही पेपर में आएगा, बस पढ़ लेना बेटा, पढ़ लेना, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट बेटा, आपके लिए बहुत सारी छोटी छोटी वीडियोस बेटा मैं लेके और भी आऊंगा। मसाला सारा तैयार है, चाहे फिर वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की टॉप रिएक्शंस होंगी, चाहे फिजिकल केमिस्ट्री कुछ फार्मूले होंगे, वो सारा बेटा रिवाइज करने के लिए छोटी छोटी वीडियोस में लेके आ जाऊंगा। ऑल द बेस्ट बेटा, लगे रहो, मुझे आप पे पूरा भरोसा है, मुझे पता है आप जरूर बेटा अच्छे मार्क्स लाओगे बेटा, और जब आप अच्छे मार्क्स लाओगे तो जरूर बेटा मैं आपसे मिलने आऊंगा, ठीक है बच्चों। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।